अश्विनी, जो कि एक लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको बेल के द्वारा यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ये एक रडार है। अब रडार काम कैसे करता है तो ये लोग हम समझेंगे। तो ये एक ट्रांसमीटर के माध्यम से रेडियो तरंग भेजता है। अब ये रेडियो तरंग क्या करती है कि जो लक्षित वस्तुएं हैं यानी जिसकी तरफ इनको भेजा गया है उन लक्षित वस्तुओं से टकराकर परावर्तित होकर वापस आकर जो रडार में जो एक रिसीवर होता है तो रिसीवर के एंटीना द्वारा इसको कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, रिसीवर जो होता है सिग्नल का विश्लेषण कर सकता है, जिससे लक्ष्य की दूरी हो गई, दिशा और वेग का जानकारी पता कर सकता है। ठीक है। तो ये मुख्यतः रडार का काम होता है कि ट्रांसमीटर के माध्यम से तरंगे भेजना, फिर तरंगे वापस टकराकर परावर्तित होकर रिसीवर के एंटीना तक वापस आती हैं। फिर रिसीवर उस सिग्नल का विश्लेषण करता है, जिससे उस लक्ष्य की दूरी क्या है, उसका दिशा क्या है, वेग क्या है, इसका जानकारी मिलता है। और इसका उपयोग क्या है तो वायुयान और जहाज़ों का पता लगाना, ट्रैक करना, मौसम संबंधी जानकारी और सुरक्षा और निगरानी में। तो ये अश्विनी रडार है, इसका इमेज हमने अटैच कर दिया है, आप देख लेना। अगला न्यूज़ है गेमा 3 AI मॉडल की घोषणा, जो कि किसके द्वारा की गई है, गूगल के द्वारा की गई है। गेमा 3 क्या है, ये AI मॉडल है। ठीक है। अगला न्यूज़ है कि जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा लोकसभा में दिए गए जानकारी के अनुसार जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक, ये डेट याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड जो ये पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक कुल 393 विदेशी सैटेलाइट और 3 भारतीय कस्टमर सैटेलाइट, यानी कि टोटल कुल 396 वाणिज्यिक आधार पर इसरो के PSLV, LV-M3 और SSLV यानी इन 3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2024 तक कुल 396 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए हैं। ठीक है। तो ये एक नंबर याद रखिएगा, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जानकारी किसने दिया है तो ये जानकारी लोकसभा में जो हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये जानकारी दिया है। अच्छा, और ये जो 396 जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं अंतरिक्ष में वो उन कितने देशों के हैं तो वो 34 देशों के हैं। ठीक है। और 3 प्रमुख देश जिसके सबसे अधिक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उसमें अमेरिका पहले स्थान पर है जिसके 232 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, UK दूसरे स्थान पर है जिसके 83 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखेंगे। अगला है कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। तो क्या है, ये 32 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर नीचे देखेंगे क्या है, लेकिन उसके पहले ये ध्यान में रखेंगे इसको किसने डेवलप किया है तो इसरो और चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष संबंधी उपयोग के लिए इसे विकसित किया है। ठीक है। तो इसरो के सहयोग से ये हुआ है। अब माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है तो ये जो कंप्यूटर का होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, उन निर्देशों की व्याख्या करना और फिर उसका निष्पादन यानी पालन करना, किसी भी तरह के जो निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, तो वो ये माइक्रो प्रोसेसर ही करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइंस एंड टेक का सेगमेंट भी ख़त्म हुआ। अगला सेगमेंट है महत्वपूर्ण व्यक्ति दिवस, त्यौहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। उसमें पहला है वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। ठीक है। वैश्विक उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसको सबसे पहले 15 मार्च 1983 को मनाया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे, याद करने वाले तथ्य हैं ज़्यादातर। और ये किन की याद में मनाया जाता है तो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की याद में। और 2025 का थीम क्या है तो ये जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। और भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है तो विश्व है, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे है, लेकिन भारत में हम लोग इसे 24 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अस्तित्व में आया था। तो दोनों याद रखना है, विश्व वाला भी और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सर्वप्रथम 16 मार्च 1995 को मनाया गया। ठीक है। 1995 में ही भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसे प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को
मनाते हैं। और भारत जो है 2014 में WHO द्वारा पोलियो फ्री घोषित किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो 24 से 30 अप्रैल को मनाने का निश्चय किया है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि WHO द्वारा 2025 में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है वो 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। माथो नागरंग महोत्सव 2025, इसका संबंध लद्दाख से है। माथो मठ में मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस क्षेत्र में साक्यपा संप्रदाय का एक मात्र मठ है। तो साक्यपा संप्रदाय क्या है? तो एक संप्रदाय है जिसका संबंध बुद्धिज्म से है। तो ये साक्यपा संप्रदाय का एक मठ है, उसी मठ के माथो मठ में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्रों की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में भारत के 6 स्थलों या स्मारकों को शामिल किया गया है। अगला न्यूज़ है ये हमारा। तो ध्यान रखिएगा, एक तो कि ये अस्थायी सूची है, ठीक है। एक विश्व विरासत सूची वो अलग है, दोनों अलग अलग है, वो भी नीचे में वर्णन यहाँ किया हुआ है, दोनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये अस्थायी सूची है और अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थलीय स्मारक को भी ऐड किया गया है और इस तरह से कुल स्मारकों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। अब ये क्रम से देखेंगे कि 6 जो स्थल है या स्मारक है कौन कौन है। तो पहला है मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर यानी कि खड़ा पत्थर या लंबा पत्थर जिसको ज़मीन में गाड़ा गया हो। तो ये मुदुमल मेगालिथिक है। मेगालिथ यानी बड़े बड़े विशाल पत्थर। तो ये तेलंगाना में स्थित प्राचीन स्मारक है, ठीक है, जो पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो ये हो गया। दूसरा है 64 योगिनी मंदिर। ये विभिन्न राज्यों जैसे MP और उड़ीसा में है। मंदिरों का एक समूह है जो योगिनियों के लिए समर्पित है। तो 64 योगिनी मंदिर दूसरा हो गया, आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा है अशोकन एडिक्ट्स साइट। ये मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण किए गए शिलालेखों के स्थलों का एक समूह है। तो ये शिलालेखों पर जो पहले पत्थरों पर जो लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। तो ये भी एक ऐड किया गया है स्थलों का, मतलब जहाँ जहाँ भी ये बिखरे हैं उन सबों को इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह से उत्तर भारत के गुप्त साम्राज्य के द्वारा बनाए गए मंदिरों का एक समूह है, इसे भी शामिल किया गया है। बुंदेलों के महल जो या किले इसको आप कह सकते हैं, जो कि कई राज्यों में स्थित है और इनकी संख्या 1 से अधिक है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के राजवंश के महलों का एक समूह है। जैसे धुरवाई का किला जो कि झांसी में है, ओरछा का किला जो MP में है, कालिंजर का किला जो बांदा UP में है, और धुबेला का किला जो MP जो कि राजा छत्रसाल से संबंधित है। तो ये 4 किले हैं जिनको कि बुंदेलों के महल या किले कहे जाते हैं, इनको भी शामिल किया गया है। और अंतिम जिसको शामिल किया गया है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या छत्तीसगढ़ में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह से कुल 62 है। अस्थायी सूची में 6 जो ऐड किए गए उसके साथ कुल 62 हो जाते हैं, उसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ मैंने यहाँ नोट में लगा दिया है कि भारत में यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थलों की सूची में कुल 43 शामिल है। तो ऊपर जो था वो अस्थायी सूची था, ध्यान रखिएगा, और नीचे जो धरोहर स्थल है वो कुल 43 स्थल है, जिनमें 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड की बात किए तो ये 2025 का अवार्ड ये RBI को दिया गया है। प्रदाता यानी अवार्ड देने वाले सेंट्रल बैंक लंदन, UK यूनाइटेड किंगडम। और किसके लिए दिया गया है? तो 2 इनिशिएटिव, वो क्या था? प्रवाह और सारथी। ये 2 डिजिटल इनिशिएटिव है जो RBI के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो उन्हीं के योगदान को देखते हुए ये बड़े ही रिवोल्यूशनरी किस्म के इनिशिएटिव थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये RBI को 2025 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 ये तेंजिंग ग्यात्सो, जिसे दुनिया जो है 14वें दलाई लामा के नाम से जानती है, को दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। तो इसको भी ध्यान रखना है कि गोल्ड मरकरी अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो जो 14वें दलाई लामा है उनको दिया गया है, जिनको तेंजिन ग्यात्सो के नाम से भी जाना जाता है।
अगला अवार्ड है टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2025। तो ये किन्हें दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को दिया गया है। और ये किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो ये आधारभूत ढांचा के विकास, निवेश और जल सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, वो ये अवार्ड देवेंद्र फडणवीस जी को प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। यूनेस्को टॉस अवार्ड 2026। अच्छा ध्यान रखिएगा, 2026 के लिए 2025 में दिया गया है। तो ये किन्हें दिया गया? यूनेस्को का ये अवार्ड है सुमन चक्रवर्ती को। और ये किस लिए दिया गया है? तो कम लागत वाले चिकित्सा निदान समाधान विकसित करने के लिए, जो कि सबके लिए इजीली अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो। और ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विकासशील देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। आयोजन और वितरण 2 सालों में एक बार। और ये सुमन चक्रवर्ती IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। होला मोहल्ला एक फेस्टिवल है जो पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस अवसर पर गट का, जो एक तरह का मार्शल आर्ट होता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। सबसे पहले इसको श्री आनंदपुर साहिब, जहाँ खालसा पंथ का शुरुआत हुआ था, वहाँ मनाया गया है। त्यौहार मनाने की शुरुआत श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सतलुज नदी के किनारे, और श्री आनंदपुर साहिब की स्थापना सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी द्वारा की गई थी। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अटुक्कल पोंगल, ध्यान रखिएगा, ये 10 दिवसीय त्यौहार है। पोंगल और अटुक्कल पोंगल ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखेंगे हम लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अटुक्कल पोंगल जो 10 दिवसीय त्यौहार है, ये तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ये गॉडेस भद्रकाली, जिनको कि वुमन सबरीमला भी कहा जाता है, उनको समर्पित है। और पोंगल क्या है? तो ये एक चावल के द्वारा बना हुआ डिश है, राइस मेड डिश। और नीचे मैंने नोट में एक बात और ऐड कर दिया है कि पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और अटुक्कल पोंगल जो है ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये जयश्री वेंकटेशन बनी है। तो ये न्यूज़ भी है, ये भारत की पहली महिला है जिन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए, वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने चेन्नई के जो पल्लिकरनई मार्श है, मार्श यानी एक तरह का वेटलैंड होता है जो दलदली भूमि होता है, उनके संरक्षण के लिए जो दशकों से किए जा रहे प्रयास हैं, उनके लिए इन्हें जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पल्लिकरनई मार्श जिनके लिए इनको जाना जाता है वो चेन्नई से संबंधित है। आयुध कारखाना दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ये प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, आयुध कारखाना दिवस। और 1801 में कोलकाता के कोसीपुर में पहली आयुध कारखाना की स्थापना की गई थी, जहां उत्पादन जो है 1802 से शुरू हुआ था। तो पहली आयुध कारखाना कब शुरू की गई थी? 1801 में। और कहाँ? कोलकाता के कोसीपुर में। और प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को ये मनाया जाता है इसीलिए। और अपने देश में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसकी स्थापना 1979 में हुई। एशियन फिल्म्स अवार्ड 2025 को बात करेंगे, जिसका ये 18वां संस्करण था। ये आयोजन हांगकांग में हुआ है। बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड जो दिया गया है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि पायल कपाड़िया की फिल्म है। इमेज मैंने यहाँ लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है सहाना गोस्वामी फॉर हर रोल इन संतोष मूवी। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है संध्या सूरी फॉर संतोष मूवी। तो ये ऊपर का इमेज जो है वो संतोष मूवी से संबंधित है, और नीचे ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला है हॉलबर्ग प्राइज़। तो इसके विजेता इस बार बनी है गायत्री चक्रवर्ती। ये नॉर्वे सरकार द्वारा कलाम मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। 2025 का हॉलबर्ग प्राइज़ किसे दिया गया है? तो गायत्री चक्रवर्ती को। अगला न्यूज़ है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हुआ है, जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता हैं? तो वो देवेंद्र प्रधान, यानी धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनके पिता जो वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे, उनका निधन हुआ है। अगला है विश्व गौरैया दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है।
इस वर्ष का थीम क्या है? ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स, यानी कि जो हमारे नन्हे संदेशवाहक हैं उनको ये ट्रिब्यूट दिया गया है, ठीक है। और गौरैया जो है ये बिहार और न्यू दिल्ली का राजकीय पक्षी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक और अवार्ड है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया। तो ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार का 19वां संस्करण था, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया। ये 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को दिया गया है। यह वार्षिक पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था, ठीक है। विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। रामनाथ गोयनका का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था, यह ध्यान रखेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है आज की, द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संस्थापक रामनाथ गोयनका थे, जिनकी स्थापना 1932 में हुई थी। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है, आरबीआई द्वारा आयोजित आरबीआई लोकपालों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है, ठीक है। और अभी हाल ही में आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य जी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, अर्थात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं कौन है? संजय मल्होत्रा। एक और न्यूज़ है कि फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि पिछला सेगमेंट हमारा समाप्त हो गया। अब खेल से संबंधित एक नया सेगमेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला न्यूज़ है वीमेन प्रीमियर लीग 2025 WPL। ये इसका तीसरा संस्करण था, ये तीसरा संस्करण था और ये 2023 में शुरू हुआ था और ये 2025 में इसका तीसरा संस्करण था। फाइनल में मुंबई इंडियन ने, जिसकी कैप्टन जो थी हरमनप्रीत कौर थी, उन्होंने दिल्ली कैपिटल, जिसकी कैप्टन मेग लैनिंग थी, को हराया है फाइनल में, ठीक है। और ये इस तरह मुंबई इंडियन का दूसरा टाइटल है। फाइनल वेन्यू जहां पर ये मैच हुआ था फाइनल, वो ब्रैबॉर्न स्टेडियम था मुंबई में। इसमें कुछ और ऐड किए गए हैं अवार्ड जो है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बनी है? अमनजोत कौर। ऑरेंज कप विनर फॉर मोस्ट रन, सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कप किसे दिया गया है? तो नैट सीवर ब्रंट। और सर्वाधिक विकेटों के लिए पर्पल कप होल्डर कौन बनी है, विनर कौन बनी है? तो अमेलिया कर। और फेयर प्ले अवार्ड गुजरात टाइटंस को गया है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, 2025। तो ये इसका 5वां संस्करण था और 2 फेज़ में आयोजित किया गया था। तो हेल्ड इन 2 फेजेस। पहला फेज इसका लद्दाख में था, जो कि जनवरी में था, और दूसरा फेजेस इसका रखा गया गुलमर्ग में, जो कि ये मार्च में ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेस है, ये तीसरे वाले मतलब जो दूसरे फेज जो कि मार्च में गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है इंडियन आर्मी 7 गोल्ड्स के साथ, 7 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर, एक इसमें मार्च वाले एडिशन में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। एक ग्रैंड प्रिक्स है, उसका संबंध किससे है? तो फार्मूला रेसिंग से है। जो ट्रैक्स पे कार रेसिंग किए जाते हैं, तो ग्रैंड प्रिक्स का संबंध फार्मूला रेसिंग से है। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विनर कौन बने हैं? तो ये मैक्लोनन लैंडो नॉरिस बने हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये अलग अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। तो इसका मेज़बानी भारत के द्वारा किया गया। आयोजन स्थल न्यू दिल्ली था और इंडियन टीम 45 गोल्ड्स और कुल 134 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रही है, तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है। इसमें पहला स्थान सुनिश्चित किया है इंडियन टीम ने। इंडिया इन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स कैंपेन विद 33 मेडल्स, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स, जिसका आयोजन स्थल तुरीन इटली में किया गया था, यानी इटली का एक जगह है तुरीन, वहाँ पे किया गया था। वहाँ पे भारत और भारतीय टीम ने 33 मेडल्स के साथ अपना कैंपेन समाप्त किया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि फीफा ने रूस, कांगो और पाकिस्तान, इसको ध्यान रखिएगा कि फीफा ने रूस, कांगो और पाकिस्तान जो को 2026 में होने वाली फुटबॉल वर्ल्ड कप में भागीदारी से प्रतिबंधित कर दिया है।
तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन होगा वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा, ठीक है। और इसी में भागीदारी से इन 3 देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 7th हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2024, ये 7वां संस्करण है और इसमें सविता पुनिया को महिला वर्ग में और हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग में बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह। और हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, जो इसी अवार्ड का हिस्सा था, वो किसे दिया गया, तो वो 1975 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम जो थी, जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध जीता था, तो 1975 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है उनको ये अवार्ड हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है इंडियन मास्टर्स लीग 2025, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये फाइनल मुकाबला जो है वो, उसमें इंडियन मास्टर्स जिसके कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर ने वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स जिसके कैप्टन ब्रायन लारा थे उनको हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। और इसका फाइनल वेन्यू जहां पर ये मैच हुआ वो क्या था, तो वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो कि इंग्लैंड में किया गया, ये पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल जीता। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो फाइनलिस्ट रही है, फाइनलिस्ट विनर वो भारतीय टीम रही है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आईपीएल से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया जाने वाला खिलाड़ी हैरी ब्रूक, ये एक न्यूज़ है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। रीज़न क्या है कि नीलामी हो जाने के बाद इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और इन्हें किनके द्वारा खरीदा गया था, तो दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा खरीदा गया था। अब ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक बार जब कोई टीम आपको खरीद लेती है और ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, बैटर है, तो अगर आप उससे अपना नाम वापस ले लेते हैं तो इससे संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इससे संबंधित एक नया नियम भी है, वो क्या है कि कोई भी खिलाड़ी जो ऑक्शन में रजिस्टर होता है, ठीक है, और चुने जाने के बाद बिना किसी कारण के टूर्नामेंट से हट जाता है तो उसे 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो यही कारण था कि इन्होंने ऑक्शन में अपना नाम देकर और नीलामी ख़त्म हो जाने के बाद इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, इसी कारण इनको बैन कर दिया गया है। अगला न्यूज़ है मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक के अरुमुगम और जर्नलिस्ट इरोल डी क्रूज। तो ये मार्च ऑफ ग्लोरी ये पुस्तक है, ठीक है, और ये 1975 में भारत की पहली हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम हम लोग ध्यान रखेंगे। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला टीम जो है वो जापान बना है। और कहाँ प्रस्तावित है ये आपको मैंने बता दिया है कि ये संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में प्रस्तावित है। अब इस वीडियो का जो लास्ट सेगमेंट है बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, उसमें ज़्यादा नहीं 2 ही न्यूज़ है, इसको हम लोग देख लेंगे। पहला है 22 मार्च 2025 को बिहार का 113वां बिहार दिवस मनाया गया। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम रखा गया है उन्नत बिहार विकसित बिहार, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इसके हिस्टोरिकल पक्ष को अगर देखें तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और फिर 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना और फिर 2000 में बिहार से अलग होकर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो ये 2025 जो है ये बिहार का 113वां बिहार दिवस था, हम लोग ये ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ है जो कि इस वीडियो का लास्ट न्यूज़ है कि देश में सबसे अधिक स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाने पर स्मार्ट मीटरिंग के लिए बिहार बिजली कंपनी को नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो ये न्यूज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था।
और ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और इसमें स्मार्ट मीटरिंग के लिए, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के लिए बिहार को ये ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 दिया गया है। और साथ ही एक पॉइंट और भी याद रखेंगे कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर वापस मिलेंगे और कुछ बातें जो आपसे शेयर करनी है वो ये, पहले थोड़ा मैं ऊपर की ओर आ जाता हूँ टॉप पर, कि जैसा कि आप लोग डेट देख रहे होंगे कि ये 17 से 23 मार्च का है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ही दिनों में जो अपडेट कर सकूँ टाइम के साथ चलते हुए, ताकि ये जो बैकलॉग है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक महीना बाद मैं आगे जाकर एक महीना पीछे का वीडियो डालूँ। तो ये चूँकि मेरा पहला प्रयास था, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ करने के लिए खुद से। तो मैं जैसे जैसे सीखता जाऊँगा, चीज़ों को समझता जाऊँगा, वैसे वैसे बेहतर करता जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो ये 17 से 23 मार्च तक का वीडियो था, और अगले एक सप्ताह के लिए मैं फिर अगले 3 से 4 दिनों में कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड कर देने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर सब कुछ सही लगा हो, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच इसको आप शेयर करिएगा, सर्कुलेट कर सकते हैं। और हमारे प्रयास को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरह से एक सप्ताह भर का या अर्ध साप्ताहिक तौर पर अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँ। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।